बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं बाबर मुमताज़ और आपको जैसा कि पता है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन के सिलसिले का हमने आगाज़ किया हुआ है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 जो है ना ये हमारा रिलेटेड है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 के जो 9 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। पार्ट 10 जो है ना वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो पार्ट 10 आपको पता है कि टैक्स क्रेडिट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, टैक्स क्रेडिट की क्या होता है और इसके कुछ सेक्शंस भी हमने पढ़ लिए हैं। आज हम सेक्शन 64B स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि सेक्शन 64 जो टैक्स क्रेडिट ऑन डेट था वो ऑलरेडी जो है ना वो ओमिट हो चुका और इसको जो है ना कन्वर्ट कर दिया गया सेक्शन 60C के अकॉर्डिंग। सेक्शन 60 जो है ना वो अगर आपको याद हो तो सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 60A, B, C, D जो है ना ये सारे जो है ना आपको डिडक्शंस अलाउड है। तो ये वहाँ पे जो है ना इसको कन्वर्ट कर दिया गया था सेक्शन 64 को, जबकि सेक्शन 64A जो है ना वो भी मिट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 64B को। तो सेक्शन 64B जो है ना ये आपके पास है टैक्स क्रेडिट फॉर द पर्पज़। ये क्या पर्पज़ है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय मैन्युफैक्चरर्स। कहते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और वो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, वो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो उसके लिए जो है ना गवर्नमेंट ने कुछ लॉज दिए हैं और लॉज के अकॉर्डिंग जो है ना उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम जो सेक्शन 64B है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस के ऊपर जो है ना अगर कोई मैन्युफैक्चरर पूरा उतरता है तो उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टैक्स क्रेडिट है कितना अलाउ, और उसके बाद जो है सर्टन उसके अलावा और कंडीशंस क्या, ये सारी आज डिस्कस की जाएंगी। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। आपके पास सब सेक्शन 1 कहता है कि इफ़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप बिटवीन 1 जुलाई 2015 टू 30 जून 2019। कहता है कि अगर कोई कंपनी जो है वो आपके पास वो इस्टेब्लिश होती है 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2019 तक, तो इसके दौरान कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश हो तो वो एंटाइटल टू टैक्स क्रेडिट है, उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ है। तो अब हम बात करेंगे आगे कि उसको टैक्स क्रेडिट है कितना अलाउ। तो सेक्शन 64B का सब सेक्शन 2 इसके अकॉर्डिंग कहता है कि 2% टैक्स क्रेडिट इज अलाउड फॉर एवरी 50 एम्प्लॉयज विद ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी। कहता है कि अगर कोई कंपनी जो है ना अपने हर 50 एम्प्लॉय को अगर जो है ना वो रजिस्टर करवाती है किनके साथ, ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट के साथ या फिर एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के साथ, इनमें से किसी के साथ रजिस्टर करवा देती है तो उसको जो है ना 2% टैक्स क्रेडिट अलाउ है। यहाँ पे मैं आपको बात करता चलूँ कि ये मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट जो है ना चलता चलता ये सिर्फ और सिर्फ 10% तक जाएगा, उसके टोटल टैक्स का 10%। यानी कि ये नहीं है कि वो 50 और आगे करवाता जाए और वो पूरा 100% का, यानी कि जितना टैक्स है वो सारे टैक्स क्रेडिट ले ले। लॉ आपको अलाउ करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी कंपनी जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब वो एस्टेब्लिश होता है तो उसको जो है मैक्सिमम ये जो है अलाउ है 10% तक है। लेकिन उसके लिए लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन ये है कि वो अपने 50 एम्प्लॉयज़ जो कम से कम 50 एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाएगी या तो ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट के साथ या फिर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के साथ, तो उसको 2% क्रेडिट जो है ना टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। तो ये तो था जो है टैक्स क्रेडिट के कितना टैक्स क्रेडिट अलाउ है। अब हमें आगे नेक्स्ट जो है ना बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस या टर्म्स कह सकते हैं आप कि कोई कंपनी किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आए, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या लॉज है, क्या प्रोविजंस है कि उन प्रोविजंस के तहत अगर वो उनको क्या पूरा करती है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करती है तो वो टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। तो सब सेक्शन 3 इसके बारे में जो है ना डिस्कस करता है। इसकी 3-4 क्लासेज है, इसके 3-4 पार्ट हैं या 3-4 कंडीशन कह सकते हैं। पहली कंडीशन, ये कंडीशन क्या है? कहते हैं कि यूनिट इज सेट अप बिटवीन 1/7/2015 तो 30/6/2019 कि अगर आपके पास कोई कंपनी ये 1 जुलाई 2015 से लेकर जो है ना 30 जून 2019 तक ये रजिस्टर्ड हो, ये एस्टेब्लिश हो। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई कंपनी 1/7/15 से लेकर 30/6/19 तक वो एस्टेब्लिश हो तो उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके जो ना मोर देन 50 एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड हो विद किसके साथ,
OABI या फिर ESS। OABI से मुराद ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट या फिर ESS मीन एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी। इन दो इंस्टीट्यूट के साथ जो है इसके 50 से ज़्यादा जो है ना वो एम्प्लॉयज़ का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तब वो जाके जो है एलिजिबल होती है टैक्स क्रेडिट के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, वो कहता है कि यूनिट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जाहिर सी बात है कि ये भी जो है ना कि आप कह सकते हैं कि ये किसी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए उसके लिए ये लाजिम है, मैंडेटरी है कि वो जो है ना सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ जो है ना उसका जो है ना रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और इन ये सर्टन लाज कंपनीज़ को जो दिए गए, ये कंपनीज एक्ट 2017 में दिए गए, उन लाज के तहत वो जो है ना रजिस्टर्ड हुई हो SCCP के साथ। फिर इसके बाद आगे इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि यूनिट इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय स्प्लिटिंग, रिकंस्ट्रक्शन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टर्स। कहता है कि ये जो नई कंपनी या जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसको पहले से ऑलरेडी की अगर कोई सेटअप चल रहा है तो उससे स्प्लिट ना किया गया हो, या फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट ना किया गया हो, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट ना किया हो। यानी कि ऑलरेडी अगर कोई आपके पास कारोबार सेट है और आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके अंदर कोई आप बेहतरी लाते हैं, या फिर आप उसको एक कह लें कि अलग एंटिटी लेके जाते हैं, तो आपको अलाउ नहीं है कि आप जो टैक्स क्रेडिट जो है ना वो आप ले सकें। ये बिल्कुल एक नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये कंडीशंस हैं, या ये टैक्स क्रेडिट जो है ना उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये तो तीन चार TOR से कि ये कंडीशंस जो है ना इनके लिए ये ज़रूरी हैं। अब बाकी जो है ना लाज भी कुछ प्रोविजंस है। कहता है कि अगर कोई शख्स जो है ना नहीं इन कंडीशंस के पर पूरा उतरता, उनको जो है ना नहीं वो फॉलो करते, तो फिर क्या होगा। तो वो कहता है कि सब सेक्शन 4 कहता है कि इफ़ कंडीशन नॉट फुलफिल्ड टैक्स रिकम्प्यूटेड। टैक्स रिकम्प्यूटेड के आपको पता है कि जो है ना किसी भी जगह की जो है ना कमिश्नर वो अथॉरिटी होता है किसी भी कह लें कि कंपनी के टैक्स के मामलात को देखने के लिए। तो कमिश्नर को ये कानून ने इजाज़त दी है कि वो उसका जो है ना उसके असेसमेंट करेगा और उसके ऑडिट करेगा और जो है ना जितना उसको टैक्स क्रेडिट जो है ना उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ किया गया था उसको जो है ना दोबारा रिकम्प्यूट करके उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स उसके लिए चार्जेबल होगा, यानी कि उसको डिमांड क्रिएट करेगा और वो टैक्स जो है ना वो पे करेगा, वो टैक्स फिर कोई भी कंपनी है आपके पास। फिर इसके बाद जो है ना नेक्स्ट कंडीशन जो है ना सब सेक्शन 5, इसके अंदर ये बयान किया गया कि यूनिट 5 शैल बी ट्रीटेड व्हेन इट इज़ रेडी टू गो इनटू प्रोडक्शन। कहता है कि ये आप पीरियड आपका तब से काउंट होगा टैक्स क्रेडिट के लिए जब जो है ना वो जिस दिन से वो कंपनी जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तब से उसको लाओ। ये नहीं कि आपने बुनियाद डाल दिए 2015 से, ठीक है ना, तो आप पीरियड अपना काउंट करना शुरू कर दें। नहीं, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब से आपके लिए टैक्स क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल हैं कि आप इसको जो है ना उसको जो है ना टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो ये सेक्शन 64B था। अब आगे हम सेक्शन 64D को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ज़रा जुड़े रहे हमारे साथ। अच्छा, बात करेंगे अब हम सेक्शन 64D की। व्हाट इज़ मेंट बाय सेक्शन 64D कि ये किस बारे में है। तो सेक्शन 60D जो है ना ये टैक्स क्रेडिट्स के बारे में डिस्कस करेगा। और टैक्स क्रेडिट किसके लिए, फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये जो है ना एक्ट 2021 के ज़रिए जो है ना आपके पास ये जो FBR का एक्ट है 2021, इसके ज़रिए जो है इसको मुतारफ़ कराया गया। तो यहाँ पे मैं आपके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि गवर्नमेंट ने अब जो है ना जितने भी आपके पास ये सेल पॉइंट है बड़ी बड़ी प्लाजा में या मार्केट्स में, इनके साथ जो इनके जो है ना सिस्टम के साथ जो है ना गवर्नमेंट ने अपने जो है ना वो कह के डिजिटल आलात लगाना शुरू कर दिए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। इससे जो है ना फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है ना कोई भी बिजनेसमैन है उसको फ़ायदा ये होगा कि उसका जो है ना ऑटोमेटिकली पूरे एक पीरियड का जो पीरियड 1 मंथ का है उसका जो है ना सारा टैक्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो काउंट होता जाएगा। तो उसको जो है ना ये लंबे चौड़े झंझट से जो है ना उसकी कह लें कि उसको उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा कि जो है ना वो अपनी सेल्स देखता फिरेगा कितनी सेल्स हुई है उसके वो रिकॉर्ड रखता रहेगा। ये एक मशीन मुतारफ़ कराई गई है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए
जो है ना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस मशीन के ज़रिए जो है ना ये सारा आपकी जितनी भी सेल्स हैं उसका रिकॉर्ड एक तो रखेगी, इसके अलावा जितनी अमाउंट जो है ना पे की गई है इन सेल्स के ऊपर और जितना टैक्स जनरेट होता है ये सारा हिसाब जो है ना इस मशीन के अंदर होगा। तो ये तो है पॉइंट ऑफ सेल जो है ना ये मशीन है। अब इसके ऊपर इस आले को, ये मशीन को जो है ना किसी भी कह लें कि आप कोई शॉपिंग मॉल या किसी भी कह लें किसी शॉप के अंदर जो है ना इसको इंस्टॉल करने के ऊपर भी जो है ना गवर्नमेंट ने ना टैक्स क्रेडिट को जो है ना वो कह लें कि वो अलाउ किया किसी शॉपकीपर के लिए। तो आज के जो है ना सेक्शन 64D इसी के बारे में डील करेगा कि कौन सा पर्सन जो है ना वो एलिजिबल है, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं और टैक्स क्रेडिट की हद क्या है, कहाँ तक वो टैक्स क्रेडिट वो जो ना ले सकता है। तो सबसे पहली बात सेक्शन 64D का सब सेक्शन 1 ये अलाउ करता है एक एलिजिबल पर्सन को। एलिजिबल पर्सन से मुराद यही जो मैं आपको बता गया हूँ कि ऐसा शख्स जिसने अपनी शॉप के अंदर जो है ना इस मशीन को POS को जो है ना उसने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को अपनी शॉप के अंदर जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है, तो उस शख्स को अलाउ है कि वो टैक्स क्रेडिट जो है ना वो क्लेम कर सकता है। फिर इसके बाद जो है ना आगे हम बात करेंगे कि टैक्स क्रेडिट का टेन्योर कितना है और उसकी अमाउंट क्या है, कि उसकी कि कहाँ तक आप टैक्स क्रेडिट जो है ना वो आप अवेल कर सकते हैं। तो कहता है लॉ कहता है कि टैक्स क्रेडिट इज़ अलाउड इन विच ईयर POS इज़ इंस्टॉल्ड। सबसे पहली बात ये है कि जिस साल के अंदर इस मशीन को जो है ना वो इंस्टॉल किया करेगा कोई भी शॉपकीपर अपनी शॉप के अंदर, उस एक मखसूस साल में उसको अलाउ है कि वो जो है टैक्स क्रेडिट जो है ना वो कैसे क्लेम कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात है अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये अमाउंट में वो कहता है कि लेसर होना चाहिए। ये दो कंडीशंस दी गई, कंडीशन में से जो लेस होगा वो जो है ना वो कह लें कि वो दुकानदार जो है ये वो शॉपकीपर है उसको जो है ना वो क्लेम करेगा। पहली बात क्या है कि एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड से मुराद यहाँ पे है कि ऑन POS किस मशीन को ख़रीदारी के ऊपर जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है, ठीक है ना, वो अमाउंट या फिर रुपीज़ 1,50,000 के या फिर वो 1,50,000 रुपये या फिर जितनी अमाउंट की वो मशीन है, इन दोनों में से जो लेस होगा उतना उसको अलाउ है कि वो टैक्स क्रेडिट जो है ना वो क्लेम कर सकता है। ये तो था इसके बारे में जो है ना कह लें कि टैक्स क्रेडिट के अमाउंट के बारे में। फिर आगे हम जो है ना बात करेंगे POS के बारे में कि POS से जो है ये मशीन है इसका मतलब क्या है, लॉ इसके बारे में क्या कहता है। तो लॉ कहता है कि POS मीन्स अ मशीन यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू डेबिट क्रेडिट और ऑनलाइन पेमेंट्स। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये POS मशीन ऐसी मशीन है जो इस्तेमाल होती है ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने के लिए, सेल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, चाहे वो डेबिट कार्ड के ज़रिए हो या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हो या फिर जो है ना कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के ज़रिए हो। तो इसको हम जो है ना POS जो है ना POS मशीन कहेंगे। तो सेक्शन 64D जो है ना हमारा जो है ना कंप्लीट हुआ और इसके साथ हमारा सेक्शन 64B जो है ना अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अब आगे हम नेक्स्ट सेक्शन 65 जो है ना वो डिस्कस करेंगे कल। सेक्शन 65D जो है सेक्शन 65 जो है इसके अंदर सर्टेन कंडीशंस हैं और डिफरेंट बिजनेस है, जिस तरह से इधर जो है ना सेक्शन 64 हमने जो यहाँ पे आज डिस्कस किया है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और का भी आगे फ़ायदा हो सके। जज़ाकुमुल्लाह।